हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोथैलेमस की। तो हम जानते हैं हाइपोथैलेमस इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। इस वजह से हाइपोथैलेमस का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और ये सारे न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं। चलिए सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हाइपोथैलेमस में जो ये न्यूक्लियस होते हैं ये 4 रीजन में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले देखिए प्री ऑप्टिक रीजन है, यहाँ पे देखिए प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है। उसके बाद सुप्रा ऑप्टिक रीजन है, सुप्रा ऑप्टिक रीजन में देखिए ये 4 न्यूक्लियस हैं। और उसके बाद फिर ट्यूबरिकल रीजन है, तो देखिए यहाँ पे ये 3 न्यूक्लियस हैं। और उसके बाद मेमोलरी रीजन है, वहाँ पे ये न्यूक्लियस हैं। और इन न्यूक्लियस की हम अलग अलग बात करेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, यही यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में बताया गया कि ये मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय रेगुलेटिंग थ्रस्ट एंड वाटर बैलेंस। तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं थ्रस्ट और वाटर बैलेंस के जरिए, और कंट्रोलिंग एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कंट्रोल करते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी ये कंट्रोल करते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस को भी। और कैसे कंट्रोल करते हैं? रिलीज ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं उनका रिलीज ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, लेकिन ये अपने कंट्रोल में रखते हैं, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है रिलीज। एंड रेगुलेटिंग हंगर, और ये हंगर को भी रेगुलेट करते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और सेक्सुअल अर्ज को भी ये रेगुलेट करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती हैं। तो उसी का जो निमोनिक है 10 हेड्स। तो देखिए 10 हेड से थ्रस्ट है, एडिनो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस को कंट्रोल करता है। ये 10 से हो गया, एच से हो गया हंगर कंट्रोल, ए से हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, टी से टेम्परेचर को, और एस से सेक्सुअल अर्ज को ये कंट्रोल करता है। तो ये फंक्शन हो गए कौन कौन से न्यूक्लियस हैं, अभी हम आगे बात कर लेंगे। और देखिए इनपुट्स, एरियाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इनपुट इसमें वहाँ से आता है, उन एरिया से जिनको हम कहते हैं सर्कम वेंट्रिकुलर ऑर्गन, वहाँ से इन पे इनपुट आता है, जैसे ओवीएलटी, ऑर्गेनिज्म वेस्कुलोसम लेमिना टर्मिनलिस। तो ये सेंस चेंज इन ऑस्मोलरिटी, तो ऑस्मोलरिटी में जो चेंज होता है वो ओवीएलटी से पता चल जाता है। और एरिया पोस्ट्रीमा ये पाया जाता है मेडुला में, और ये रिस्पॉन्ड टू एमेटिक्स। तो इन सब जगहों से यहाँ पे इनपुट आता है। और आउटपुट कैसे होता है? तो ये एडीएच वगैरह सिक्रेट करते हैं, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करते हैं, तो वहाँ से आउटपुट होता है। और बाकी ये सारी चीज़ों को पिट्यूटरी ग्लैंड को अपने कंट्रोल में रखे रहते हैं, तो यहाँ से आउटपुट सारा होता है। तो देखिए सबसे पहले बात की जा रही है लेटरल न्यूक्लियस की। तो देखिए लेटरल न्यूक्लियस है कहाँ पे? तो ये देखिए इसको हम लेटरल न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ट्यूबरिकल रीजन में लेटरल न्यूक्लियस होता है, लेटरल साइड में। और इसका काम क्या होता है? तो देखिए ये हंगर को कंट्रोल करता है, यानी अगर ये स्टिमुलेट हो रहा है तो उससे भूख लगेगी। अब ये स्टिमुलेट किससे होता है? तो ग्रेलिन से, और इनहिबिट होता है लेप्टिन से। तो ग्रेलिन के जरिए हम इसको स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे भूख लगती है, और लेप्टिन के जरिए इसको हम इनहिबिट कर देते हैं। अब ये क्या होता है? तो लेटरल इंजरी मेक यू लीन। तो ये बताया गया कि अगर लेटरल न्यूक्लियस में इंजरी हो जाए तो क्या हो जाएंगे? आप लीन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये निमोनिक है याद करने का तरीका। और डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा? तो देखिए डिस्ट्रक्शन होने की वजह से एनोरेक्सिया होगा, और जब एनोरेक्सिया होगा तो फेलियर टू थ्रीव देखने को मिलेगा इन्फेंट्स में वेट गेन और उनके जो प्रोग्रेस है वो सब नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हंगर सेंटर ही नहीं है, बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी, फिर आगे वो डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? तो ये हो गया लेटरल न्यूक्लियस के बारे में। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ये सेटेटी को स्टिमुलेट करता है, यानी इससे ही हमें ये फील होता है कि हाँ हम रिलैक्स हैं और भूख वगैरह नहीं लगी है। और ये स्टिमुलेटेड बाय लेप्टिन, तो ये लेप्टिन से स्टिमुलेट होता है। तो देखिए लेप्टिन जो है हंगर को इनहिबिट कर देती है और सेटेटी को स्टिमुलेट करती है। तो ये कहाँ होता है? वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस। तो ये देखिए ये है हमारा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, सेटेटरी न्यूक्लियस भी इसको हम बोलते हैं। तो ये हुआ कि वेंट्रोमीडियल इंजरी मेक यू वेरी मैसिव। तो वेंट्रोमीडियल इंजरी अगर हो गई तो हमें सेटेटी कभी फील ही नहीं होगी, हम खाते जाएंगे और हमें सेटेटी फील ही नहीं होगी, कभी हमें लगेगा ही नहीं कि हमको भूख नहीं लगी है, हमेशा हमको लगेगा भूख लगी है। तो इसकी वजह से क्या होगा? वेंट्रोमीडियल इंजरी मेक यू वेरी मैसिव, आपको ये वेट गेन कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेंट्रोमीडियल से है वेरी मैसिव, याद रखने का तरीका। और डिस्ट्रक्शन जब होगा तो क्या होगा? जैसे डिस्ट्रक्शन क्या होगा? क्रेनियोफेरेंजियोमा में तो हाइपरफेजिया, बहुत ज़्यादा भूख लगने की बीमारी हो जाएगी। और उसके बाद एंटीरियर न्यूक्लियस, और ये देखिए पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो देखिए एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों का फंक्शन बिल्कुल उल्टा है। ये देखिए ये एंटीरियर न्यूक्लियस है और ये देखिए ये पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। एंटीरियर न्यूक्लियस सुप्रा ऑप्टिक रीजन में पाई जाती है और पोस्टीरियर न्यूक्लियस मेमोलरी रीजन में पाई जाती है। तो देखिए
एंटीरियर न्यूक्लियस का काम क्या है, ये कूलिंग में काम करती है। और कूलिंग में कैसे हेल्प करती है कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री इसको मेंटेन करके रखना है। अगर मान लो 37 से ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो ये पेरिफेरल वेसल्स जो है उसको डायलेट कर देगी, ताकि जो है ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो। पेरीफेरी में जाएगा तो वहाँ पे हीट लॉस होगी, उससे ब्लड का जो टेम्परेचर है वो कम होगा। एक तो मैकेनिज्म ये हुआ, और दूसरा यही एंटीरियर न्यूक्लियस ये स्वेटिंग भी कराता है, और जब स्वेटिंग होगी तो हीट लॉस होगी, उसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा, तो इस कूलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। और ये एंटीरियर साइड में होता है, इसलिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के लिए भी यही जिम्मेदार होगा। हमको मालूम है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल में होता है हाइपोथैलेमस के, और हाइपोथैलेमस के एंटीरियो मीडियल पार्ट में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है, और पोस्टीरियो लेटरल पार्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। तो देखिए ये एंटीरियर साइड है, इसलिए ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करेगी एंटीरियर न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो इसका तरीका क्या है कि एसी एंटीरियर न्यूक्लियस ये एंटीरियर कूलिंग यानी एसी का काम करेगा एंटीरियर न्यूक्लियस। और पोस्टीरियर न्यूक्लियस तो हम बात कर चुके हैं कि ये हीटिंग का काम करेगा, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। हीटिंग का मैकेनिज्म ये है कि ये सबसे पहले जो पेरिफेरल वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। मान लो एक्सटर्नल टेम्परेचर कम है जिसकी वजह से हीट लॉस ज़्यादा हो रही है, तो ये पेरिफेरल के जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ताकि हीट लॉस ना हो। और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ तो ये शेयरिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हीट जनरेट हो, तो ये बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्यों, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में है, और पोस्टीरियर से जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है वो सिंपैथेटिक है। तो यहाँ पे देखिए हीटिंग कंट्रोल बाय पोस्टीरियर न्यूक्लियस। तो हीटिंग पोस्टीरियर न्यूक्लियस, देखिए हॉट पॉट से हमें याद रखना है कि पोस्टीरियर न्यूक्लियस ये हीटिंग को कंट्रोल करता है। और फिर उसके बाद है सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस। तो देखिए सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस, यहाँ देखिए ये ऑप्टिक क्याज्मा है, इसके ऊपर ये सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस होता है। और ये सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस की लोकेशन ही ऐसी जगह है कि जितनी भी लाइट्स यहाँ से ऑप्टिक नर्व से आती हैं सब इसी के थ्रू पास होती हैं, इसके नीचे से। तो ये देखिए यहाँ से ये मॉनिटर करते रहता है, तो जब वो लाइट को मॉनिटर कर रहा है तो इसका मेन काम क्या होगा, सर्केडियन रिदम, कितनी लाइट आ रही है कितनी लाइट नहीं आ रही है किस वक्त आ रही है, ये पूरा सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस से मॉनिटर होता है, इसलिए ये सर्केडियन रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ निमोनिक क्या है, देखिए SCN सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस इज ए सन सेंसिंग न्यूक्लियस। तो वही सन सेंसिंग न्यूक्लियस सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस ऐसे हम याद रखेंगे। और उसके बाद है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। देखिए सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये दोनों के काम अलग अलग हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो होता है ये ADH को सिंथेसिस करता है, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है ये ऑक्सीटोसिन को सिंथेसिस करता है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस देखिए ये ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करता है, और ये जो है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये ADH सीक्रेट करता है या ADH सिंथेसाइज करता है। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखो सैड पॉक्स सुप्रा ऑप्टिक ADH एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो होता है ये ऑक्सीटोसिन को सिंथेसाइज करता है। और देखिए ADH एंड ऑक्सीटोसिन आर कैरिड बाय न्यूरोफाइजिन्स डाउन एक्सॉन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। फिर ये ADH और ऑक्सीटोसिन ये जो दोनों सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हुए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाते हैं, वेयर दीज हार्मोन्स आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर भी होंगे और वहीं से ये रिलीज भी होंगे। और उसके बाद फिर अगला है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो देखिए प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस यहाँ पे है, देखिए ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस ये यहाँ है। तो ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस देखिए थर्मो रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, सेक्सुअल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार होता है, और रिलीज GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज करता है। फिर देखिए फेलियर ऑफ GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स टू माइग्रेट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी पिट। तो ये जो GnRH प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं ये ऑल्फैक्टरी पिट में ये डेवलप होते हैं, और डेवलप करने के बाद फिर ये माइग्रेट कर जाते हैं प्री ऑप्टिक रीजन में। और जब ये प्री ऑप्टिक रीजन में जाते हैं फिर अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑल्फैक्टरी पिट से प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस में माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, इनका माइग्रेशन फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, और उस सिंड्रोम को हम बोलते हैं कालमान सिंड्रोम। तो ये कालमान सिंड्रोम के बारे में बताया गया कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ये प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस के जो न्यूरॉन्स है ये ऑल्फैक्टरी पिट से प्री ऑप्टिक रीजन में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से कालमान सिंड्रोम होता है। तो हमने ये पूरी बात कर ली हाइपोथैलेमस के बारे में, और हाइपोथैलेमस के जितने न्यूक्लियस हैं उन न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, और उनके जो निमोनिक्स वो। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिस्कशन देख लिया कि कौन कौन से न्यूक्लियस ये हाइपोथैलेमस के किस तरफ होते हैं, और ये 10 हेड्स से हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन को याद रख सकते हैं।